अब्दुल बशीर बता रहे हैं हमें सीधे हैदराबाद से कि तेलंगाना की चुनावी रिपोर्ट इस समय किस तरह की है। अब्दुल, लोग निकल रहे हैं बड़ी संख्या में, अब हर जगह के मतदाता जितने जागरूक नजर आते हैं, तेलंगाना में भी हम उम्मीद करते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस समय चुनावों में। जी बिल्कुल, आज सुबह से हमने देखा कि कई सारे लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर अभी न्यू वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, उनका टर्नआउट अच्छा दिखाई दिया है। जो पोलिंग बूथ पर हम थे, जहां पर किशन रेड्डी जी ने अपना जो है मतदान किया, वहां पर भी हमने देखा कि नौजवान लोग आ रहे थे, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। 9 बजे तक की पोलिंग अगर हम बात करें तो 7% से ज़्यादा बताई गई है 9 बजे तक की। और इसके बाद अगर हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज खास करके अर्बन एरियाज में काफ़ी कम माना जाता है। जैसे हैदराबाद शहर में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। इसी को लेकर कई पॉलिटिशियन, चाहे वो केटी रामाराव हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, उन लोगों ने रिएक्ट किया, लोगों से अपील की कि बाहर आएं और इस जो है चुनाव के में हिस्सा ले, अपना फंडामेंटल राइट को वो इस्तेमाल करें और अपने जो है लीडर को चुनकर लेके आए। तो इस तरीके का जो है टर्नआउट, वोटर टर्नआउट देखने को मिलता है। सारे सेलिब्रिटीज बाहर आए हैं, चाहे वो रामचरण हो, जूनियर एनटीआर हो, एस राजामौली हो, ये सारे जो है सेलिब्रिटीज भी बाहर आए हैं। फर्स्ट आवर में उन्होंने अपने अपने जो है मतदान केंद्रों में अपना मतदान किया और लोगों को यही अपील कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर हम सियासी माहौल की अगर हम बात करें, इस चुनाव को लेकर काफ़ी जो है सियासी माहौल काफ़ी गरमाया गया था। मुद्दे कई सारे थे। मुद्दे अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, इसके साथ साथ हैदराबाद का नाम बदलना हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना हो, ऐसे कई सारे मुद्दे जो है सामने आए हैं। हर पार्टी ने अपनी और जो है दूसरे पार्टीज की तरफ अलायंसेस के, इंटरनल अलायंस के इसके जो है आरोप लगाए हैं, उंगली एक दूसरे पर उठाए हैं। लेकिन जो कैंपेन रहा है खास करके हैदराबाद शहर में और तेलंगाना में, चारों पार्टी हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम ने पूरी जोर अपनी लगा दी इस कैंपेन के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपना वोट बैंक कायम करने के लिए काफ़ी भारी तौर पर ये कोशिश रही है। हालांकि कई सारे मुद्दे इनिशियली आए थे, जैसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुद्दा हो या कई सारे ऐसे मुद्दे हो जिससे राहुल गांधी जी ने सामने लाए हैं, और कई सारे मुद्दे जैसे ओवैसी करप्शन और परिवारवाद को लेकर बीजेपी घेरने की कोशिश करती है। करप्शन के आरोप कांग्रेस पार्टी बीआरएस पर लगा देती है और बीआरएस अपनी तरफ से उन वेलफेयर स्कीम्स की बात करती है, एक स्टेबल सरकार की बात करती है। लेकिन संजय जी, यहाँ पर एक आंकड़े मैं समझना चाहती हूँ। एक तो सांप्रदायिक तौर पर विभाजित होकर वोट आप मांग रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि उस हिसाब से लोग वोट देंगे, या फिर जिस जातीय जनगणना की बात देश के बाकी हिस्सों में होती है, क्या तेलंगाना जैसे राज्य में उसका प्रभाव होता है? क्या अगर बीजेपी कहती है कि हम बैकवर्ड क्लास का एक सीएम आपको देंगे, तो इसके पीछे वो सोच नजर आती है? बिल्कुल, मुझे लगता है सोच तो नजर आ रही है। विपक्ष की पार्टियों को देखें, मैं नॉन बीजेपी पार्टियों की बात कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में उन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। कास्ट सेंसस होना चाहिए, ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी राज्यों के चुनाव में उन्होंने बनाने की कोशिश की। बीजेपी ने इस मुद्दे का सहारा तेलंगाना में लिया। मुझे लगता है कि जब जनता से पूछें इस बात के बारे में तो जनता इसका समर्थन तो करती है, लेकिन क्या ये चुनावी मुद्दा बन रहा है? मुझे नहीं लगता है कि अगर 3 राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में तो मुझे ये चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे के सहारे से तेलंगाना में चुनाव लड़ रही है, और ये तेलंगाना में भी ये मुद्दा बीजेपी का साथ देती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। मुद्दे का समर्थन करते हैं लोग, कहते हैं हाँ ये चीज होनी चाहिए, लेकिन क्या इसी मुद्दे पर वो एक ऐसी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे जो पार्टी इस बात का समर्थन कर रही है? ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, मैं सहमत हूँ संजय जी की बात से। ये दरअसल दाल में तड़का है, अभी ये दाल नहीं है कि इस मुद्दे पर अभी शुरुआत हुई है ना, तो इतनी जल्दी इसका मुद्दा बनना मुझे लगता है, हाँ लोगों में एक बहस चल रही है, विचार चल रहा है, कुछ समर्थन में है, कुछ विरोध में है, लेकिन निर्णायक मुद्दा नहीं है। एक बात मैं तेलंगाना के संदर्भ में जरूर कहूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश में यादव, कुर्मी, जाट, गुजर, गुजरात में दरबार, पटेल,
कर्नाटक में वो कालिंगा लिंगायत, इस तरह का सामाजिक समूहों की राजनीति होती रही है। कर्नाटक और जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उसमें रेड्डी कम्मा की पॉलिटिक्स थी। कांग्रेस के साथ रेड्डीज का बड़ा समूह था। कांग्रेस के ज्यादातर नेता आप देखिए, भास्कर रेड्डी, जनार्दन रेड्डी, विजय भास्कर रेड्डी, सुधाकर रेड्डी, सब जो है, राजशेखर रेड्डी और अब रेवंत रेड्डी, तो रेड्डीज जो है कांग्रेस के साथ रहे और कम्मास जो है कांग्रेस के खिलाफ वो तेलुगु देशम में रहे, उधर रहे। यहां भी जो रेड्डी समूह है जो लगातार सत्ता से बाहर है, जनार्दन वो ये आंध्र प्रदेश में तो है ये जगनमोहन रेड्डी के साथ, लेकिन तेलंगाना में पिछले 10 साल से बाहर है, वो भी कांग्रेस के पीछे उसी तरह गोलबंद हुआ है जैसे आंध्र के जमाने में हुआ था। तो ये यहाँ ओबीसी से ज्यादा जो रेड्डी कम्मा पॉलिटिक्स है उसका असर ज्यादा मुझे दिखाई पड़ रहा है। जी किशन रेड्डी को अध्यक्ष बनाना क्या इसी की एक कड़ी रही? वो कास्ट कोलिशन को ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन आपके मैं मूल सवाल पर लौटना चाहूंगा श्वेता, ये अभी उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना है, लेकिन ये मुद्दा आज नहीं तो कल बनना है। और वो बनेगा तब जैसे इन्होंने 6000 बहाली का एक विज्ञापन निकाला है बिहार में। जैसे ही उसकी वो अगर वो उसकी नियुक्तियां कर पाते हैं और अगर वो नियुक्ति पत्र बांट देते हैं उनके आधार पर 75% पर, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज साबित होगा और उस दिन से वो मुद्दा बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम मंडल और कमंडल पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाएं।